नमस्कार, मैप इन न्यूज़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं पिछले एपिसोड में जो सवाल मैंने छोड़ा था और आगे क्या क्या खबरें हैं उनको देख लेते हैं। पिछले एपिसोड में सवाल लेने से पहले, पिछले एपिसोड का सवाल लेने से पहले एक क्वेश्चन मैंने पिछले एपिसोड में पूछा था आपसे कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कीव, नीपर, फ्रैंकफर्ट, ओडर, अहमदाबाद, नर्मदा, काबुल, स्वात। आपको बताना था उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं। ठीक है, इस सवाल को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसमें एक छोटी सी गलती है इस सवाल में, फ्रैंकफर्ट ओ लिख लीजिए यहां। ठीक है, पंकज कुमार ने इस बारे में ध्यान दिलाया अपने कमेंट में, और पंकज को बहुत थैंक्स। मेरा ध्यान नहीं गया था और पंकज ने बताया या कि पूछा कि नाइपर ये फ्रैंकफर्ट जो है ओडर के किनारे है या फिर राइन नदी के किनारे है। देखिए क्या है, फ्रैंकफर्ट दो हैं। एक तो मैंने आपको यहां बता दिया था कि फ्रैंकफर्ट ओडर के किनारे शहर है फ्रैंकफर्ट ओडर। फ्रैंकफर्ट के ओडर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि चेक गणराज्य से ये निकलती है और पोलैंड में इसका मैक्सिमम फ्लो है, और यहां पर फ्रैंकफर्ट ओडर है। एक फ्रैंकफर्ट है जो मेन नदी के किनारे है। मेन मतलब वो मुख्य वाला मेन नहीं, मेन नदी, नदी का ही नाम है। देखिए इस मैप में आपको समझ में आएगा। इस मैप में जब हम देखेंगे तो हमने देखा यहां चेक, ठीक है, यहां से ओडर नदी निकलती है और इस तरफ यहां पर फ्रैंकफर्ट ओडर है, और एक फ्रैंकफर्ट जो है वो फ्रैंकफर्ट मेन है, और ये मेन नदी का नाम है। यहां फ्रैंकफर्ट ओडर है, ओडर नदी का नाम है। तो फ्रैंकफर्ट मेन जो है वो मेन नदी के तट पर है, और मेन नदी राइन की सहायक नदी है। राइन की सहायक नदी है मेन। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और करेक्ट कर लीजिएगा। फ्रैंकफर्ट जर्मनी के जो मेनलैंड में दिख रहा है इधर, और जो एकदम बॉर्डर के पास है फ्रैंकफर्ट ओडर है वो, और जो बीच में है यहां पर वो है फ्रैंकफर्ट मेन। मेन नदी पर फ्रैंकफर्ट एम मेन लिखा होगा और फ्रैंकफर्ट एम ओडर लिखा हुआ होगा, जिसका मतलब है कि फ्रैंकफर्ट ऑन ओडर और फ्रैंकफर्ट ऑन मेन। ठीक है, तो पंकज बहुत थैंक्स इसके लिए। अब मैंने सवाल जो पूछा था आपसे, वो सवाल पूछा था कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काला सागर, टेरेनियन सागर, आयोनियन सागर और एजियन सागर, उपरोक्त का पश्चिम से पूर्व सही अनुक्रम क्या होगा? 1 2 3 4, 2 3 4 1, 2 4 3 1, 1 3 2 4। आइए देख लेते हैं, सारे सागर को देख लेते हैं। कल हमने जिन सागरों को देखा था वो कौन कौन से सागर थे? कल हम इस वाले, कल इन द सेंस कि पिछले एपिसोड में हम इस पूरे रीजन को देख रहे थे, जब हम ईरान डिस्कस कर रहे थे। ईरान और सऊदी अरब के आसपास, मतलब अरब पेनिनसुला के आसपास कौन कौन से वाटर बॉडी हैं इसको देख रहे थे। तो क्या क्या हमने देखा था? हमने देखा था कैस्पियन सागर, ठीक है, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान। तो ईरान को हमने देखा था कि कैस्पियन और पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में ईरान पड़ता है। फिर हमने देखा था अरब पेनिनसुला को जब, तो यहां रेड सी, ठीक है, इधर गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी, यहां पर है स्वेज की खाड़ी, ठीक है, और यहां है अक्काबा की खाड़ी। गल्फ ऑफ अक्काबा। इतना हमने देख लिया था, और हमने फिर तय किया था कि अब एक सीक्वेंस हम देखते जाएंगे और पूरे धीरे धीरे वाटर बॉडीज को देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जब हम स्वेज कनाल से होकर यहां चले आए मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है, भूमध्य सागर में, अब इस पूरे बेल्ट में हमको देखना है कि कौन कौन से सागर हैं। ठीक, देखिए यहां क्योंकि अजोव कट गया है इसलिए मैं इस मैप पर ले रहा हूं। सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा और एजियन सी। एक सीक्वेंस इसका हमको याद रखना है, सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा और एजियन सी। इसके बीच में, सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के बीच में कर्च स्ट्रेट है, ठीक है। सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में बॉस्पोरस स्ट्रेट है। सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच में डार्डेनल्स स्ट्रेट है।
ठीक है, स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स। तो एक सीक्वेंस हमारा बन गया, क्या बना, अजो, ब्लैक सी, मरमरा और एजियन सी। इटली को ध्यान पे रखेंगे जब, ये है पूरा इटली, इटली के एक तरफ है एड्रियाटिक सी, किस तरफ, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में है टिरेनियन सी, ठीक है। यहां पड़ता है आयोनियन सी, ठीक। मतलब यह हुआ कि इटली के वेस्ट देखेंगे तो टिरेनियन सी है, इटली के ईस्ट करेंगे तो एड्रियाटिक सी है, और जो सदर्न पार्ट है इसमें आयोनियन सी है। तो एक दूसरा सीक्वेंस ये बन गया, ठीक है। पहला सीक्वेंस ये बना, दूसरा ये बना, और तीसरा देखेंगे हम लिगुरियन लियोन, एक इसको याद रखिए तीसरा, और चौथा देखिए बेलियारिक सी और एल्बोरन सी, 4। अब मान लीजिए कि आपके 4 दोस्त हैं, कौन कौन से दोस्त हैं, एक का नाम है अंबा, दूसरे का नाम है अदिति, अदिति, तीसरे का नाम है लिली, और चौथे का नाम है बाला, ठीक है। तो ये 4 दोस्त जब आप याद रखिएगा तो ये सारे सी कवर हो जाएंगे। अंबा कौन है भाई, अंबा है एजियन, मरमरा, ब्लैक और अजोव, ठीक है। एजियन केवल आपको ये ध्यान रखना है कि कहां से, वेस्ट टू ईस्ट है या ईस्ट टू वेस्ट है, तो हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं इसमें। एजियन, मरमरा, ब्लैक और अजोव हो गया, ये अंबा हो गया, ठीक है। यहां पर अदिति, एड्रियाटिक, एडी से एड्रियाटिक, आई से आयोनियन और टी वाई से टिरेनियन, तो अदिति 3 सी यहां कवर हो गए। लिली गल्फ ऑफ लियोन और गल्फ ऑफ लिगुरियन सी, तो लिली यहां पर हो गया, और बाला बैलियरिक सी और एल्बोरन सी, तो बाला यहां पर हो गया, ये 4 हो गया इस तरीके से। अब यहां एक लेवेंटाइन सी है जिसको आपको अलग से ध्यान पे रखना है, बाकी लगभग ये मेजर सी इसी तरीके से है। स्ट्रेट आपको मैंने बता दिया है, इस 4 का एक सीक्वेंस स्ट्रेट का पता होना चाहिए। अजोव और ब्लैक के बीच में, अजोव और ब्लैक इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है यूक्रेन की वजह से, ठीक है। अजोव और ब्लैक के बीच में कर्च की जल संधि है, ब्लैक और मरमरा के बीच में बॉस्फोरस जल संधि है, मरमरा और एजियन के बीच में डार्डनल्स की जल संधि है। जिब्राल्टर जिसकी चर्चा हमने पिछले एपिसोड में की थी और जिसके बेसिस पर ये पढ़ रहे हैं हम, जिब्राल्टर यहां पर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इसको कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। स्पेन और पुर्तगाल को मिलाकर क्या है ये, आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला। और ये वाला जो पार्ट है ये है आपका अफ्रीका वाला पार्ट, तो यहां मोरक्को हो गया, फिर अल्जीरिया, फिर ट्यूनीशिया, इधर लीबिया और यहां इजिप्ट। 5 कंट्रीज लाइन से हैं, कौन कौन से, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट, ठीक है। जिब्राल्टर की जो जल संधि है ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में, मतलब अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर को जोड़ती है, 2 वाटर बॉडी को जोड़ती है, वो जिब्राल्टर स्ट्रेट है, ठीक है। देखिए जिब्राल्टर स्ट्रेट ये है, इधर अटलांटिक हो गया, इधर अटलांटिक हो गया, और ये हो गया भूमध्य सागर, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। लेकिन जिब्राल्टर जिस जगह की बात हुई और जिब्राल्टर क्यों खबरों में आया ये तो आपको पता है, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जिब्राल्टर को 180 साल के बाद फाइनली शहर का दर्जा दिया गया है। इसके पहले क्या था, वो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी का दर्जा उसके पास था, तो अगस्त से लागू कर दिया गया है कि वो अब ब्रिटिश शहर के रूप में जाना जाएगा, उसको मान्यता दी गई है। और नेशनल आर्काइव ने बताया कि 1842 में ही महारानी ने इसको ब्रिटिश शहर का दर्जा दे दिया था। तो इस पर बहुत बार डिमांड भी उठी थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया था, अब जाकर फाइनली हुआ है, तो ये खबर भी इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर कहां पर है, जिब्राल्टर यहां पर है, ठीक है। जिब्राल्टर जगह जो है वो यहां पर है। यहां देखिएगा आप, इस तरीके से एक कॉर्नर ऐसे निकला हुआ है, ठीक।
तो यहीं पर जिब्राल्टर है और ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। जब अफ्रीकन साइड में आते हैं तो एक इंपॉर्टेंट जगह है स्वेटा। स्वेटा स्पेन के कब्जे में है, ठीक है, इस कॉर्नर पर, लेकिन ये अफ्रीकन साइड है ना कि यूरोपियन साइड है, ठीक है। स्पेन जबकि उस तरफ है, लेकिन स्वेटा जो है वो स्पेन के कब्जे में है और स्पेन का यहाँ पर शासन है। एक और इंपॉर्टेंट बात हमको देख लेनी होगी कि भाई ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी दुनिया में कहाँ कहाँ हैं। तो ये जितने ये गोले दिख रहे हैं सब ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी हैं। आप चाहें तो इसमें सब कुछ याद नहीं करना है, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान पे रखना है, कई बार इससे चीजें पूछ लेते हैं। तो आप चाहें तो ओशन वाइज इसको याद कर सकते हैं। जैसे अटलांटिक ओशन में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। कौन कौन सा है? बरमुडा, ठीक है, अंगुइला, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जिसका नाम आपने सुना होगा, ठीक है, मॉन्स्टेरेट, ये सब जो हैं, टर्क्स एंड कैकोस आइलैंड, कैमेन आइलैंड, ये सब ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, ठीक है। सेंट हेलेना के बारे में मैंने पिछले एपिसोड में आपसे जिक्र भी किया था कि सेंट हेलेना कहां पर है, तो सेंट हेलेना भी ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। एसेंशियन आइलैंड ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड को लेकर अर्जेंटीना और यूके के बीच विवाद चल रहा है। अर्जेंटीना और वर्सेस यूके, यूनाइटेड किंगडम के बीच फॉकलैंड को लेकर विवाद चलता है, इसलिए इसको भी याद रखना है। इंडियन ओशन में ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है, ठीक है। जिब्राल्टर, ये आपको पता है, जिसको ब्रिटिश शहर का दर्जा दिया गया है। तो जब आपको इसका पीडीएफ मिलेगा तो एक नज़र देख लीजिएगा, सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखना है कि बहुत सारे ऐसे टेरिटरीज हैं जो अभी भी ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी का दर्जा है और जिब्राल्टर को दे दिया गया है ब्रिटिश सिटी का दर्जा। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है काला सागर, टेरेनियन सागर, आयोनियन सागर, एजियन सागर, इसमें सीक्वेंस आपको देखना है, तो सीक्वेंस देख लीजिए। काला सागर सबसे ज्यादा ईस्ट में पड़ेगा अगर एजोव नहीं है तो क्या ऑप्शन में अजोव है? अजोव नहीं है, ठीक है। तो काला सागर सबसे ईस्ट में पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको सबसे लास्ट में होना चाहिए, पश्चिम से पूर्व है ना, तो एक वाले दो ही ऑप्शन है, तो ये कट हो गया और ये कट हो गया। अब देखिए, एजियन, टेरेनियन, ठीक है, क्या एजियन है ऑप्शन में? एजियन और टेरेनियन, तो इसके बाद दो से शुरू होना चाहिए, तो दो से ही शुरू है, मतलब टेरेनियन से ही शुरू है, ठीक है। अब सवाल है कि क्या पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो टेरेनियन के बाद क्या आयोनियन आएगा या फिर एजियन आएगा? पश्चिम से पूर्व जब हम जाते हैं तो टेरेनियन के बाद आयोनियन आएगा, फिर एजियन आएगा और फिर ब्लैक सी आएगा। तो क्या हुआ ऑप्शन? 2 के बाद आना चाहिए 3 और फिर 4, तो 2 3 4 1, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला, पाकिस्तान में बहुत भारी बाढ़ आई, आपको पता है आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी कई इलाकों में। पाकिस्तान के इतिहास में 2010 के बाद सबसे बड़ी बाढ़ की घटना है, जिससे देश की 1/3 जो हिस्सा है वो जलमग्न हो गया। जब सैटेलाइट से इमेज देखा गया तो अगस्त 27 2021 का इमेज इस तरीके से था, लेकिन इसी सेम पीरियड पर ये पूरा फ्लडेड हो गया, मतलब पानी पानी दिखने लगा, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे ही मैंने आपको दिखा दिया। चलिए पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। भाई पाकिस्तान के बॉर्डर कौन कौन से हैं? पाकिस्तान के बॉर्डर में हमेशा ध्यान पे रखना है कि इंटरनेट ज्ञान लेंगे जब, तो पाकिस्तान के बॉर्डर में चाइना भी दिखाएगा, लेकिन हमें नहीं लेना है, क्योंकि हम इंडिया के अपने मंत्रालय के हिसाब से इंडिया का अपना पूरा एरिया जानते हैं और इस मैप को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है पूरी दुनिया में। चलिए देखिए, इंडिया के अपने तर्क हैं, पाकिस्तान के अपने तर्क हैं। हमारा बहुत क्लियर ये है कि जब हम इस मैप को इस तरीके से देखेंगे, उसी मैप को मान्य होगा हमारे लिए। यहां अक्साई चीन है, जिसको लेकर हमारा चीन से विवाद चल रहा है, और ये वाला हिस्सा पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि हमारा इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का,
तो हम हमेशा इस मैप को मानेंगे कि हमारा इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो बॉर्डर किस तरीके से बनेगा भाई? बॉर्डर अगर ये हमारा हिस्सा है तो हम अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं, इसका मतलब ये अफगानिस्तान का पोर्शन है जो हमसे बहुत छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है। तो पाकिस्तान का बॉर्डर क्या क्या होगा? एक तरफ से इंडिया, एक तरफ ईरान और इधर अफगानिस्तान, और सी में अरब सागर। तो इसका बॉर्डर यही है। क्या क्या है? ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया और अरब सागर, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। चलिए इसमें कुछ बातें और समझ लेते हैं। कौन कौन से लाइन जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जिधर इधर पीओके है, लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया। ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इधर अक्साई चीन है। ठीक है, दोनों को इंटरनेशनली लीगल तरीके से ये बॉर्डर नहीं माने जाते हैं। उसकी वजह मैंने बता दी है। क्यों? क्योंकि भाई ये पूरा इलाका इंडिया का है, बस जानने के लिए जान लीजिए। ठीक है, इनको इंटरनेशनली लीगल तरीके से इसको बॉर्डर नहीं मानते। अब यहां पर है ये जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, ये है रेड क्लिफ लाइन, और रेड क्लिफ लाइन इस साइड भी है और यहां भी है। तो क्या समझ में आया? रेड क्लिफ लाइन बेसिकली उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर डिफाइन करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, रेड क्लिफ एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उनकी अगुवाई में। तो बाद में क्या हुआ कि बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से, तो अब रेड क्लिफ लाइन किधर किधर है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। ठीक, जब आपको PDF मिलेगा तो नीचे इसमें लिखा भी हुआ है, रेड लाइन वाला जो है ये रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, फिर देखिए मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन ये है तिब्बत वाले रीजन से, ब्रिटिश प्रोविंस का जो तिब्बत वाले रीजन से नियंत्रण रेखा डिफाइन किया गया था, वो है मैकमोहन लाइन। फिर है डूरंड लाइन। ठीक है, डूरंड लाइन जब ब्रिटिश इंडिया था तो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच डिफाइन किया गया था डूरंड लाइन, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LAC मैंने आपको, LAC और LOC आपको मैंने बता दिया है। क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में बात करते हैं। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों नदियों में से एक नदी पूर्णतः भारत में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में वो कौन सी नदी है जो केवल भारत में प्रवाहित होती है? चिनाब, झेलम, व्यास और रावी। 2021 में एक सवाल पूछा था UPSC ने PT में, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु में मिलती है। निम्नलिखित में से वो नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? ऑप्शंस क्या थे? चिनाब, झेलम, रावी, सतलज। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और इसका सवाल को हम लोग अभी डील करेंगे। ठीक है, देखिए सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक के पास जो ग्लेशियर है वहां से सिंधु नदी निकलती है, और ये मेन नदी है जिसमें जाकर बाकी नदियां बाद में मिल जाती हैं। ठीक है, अरब सागर में पाकिस्तान से होते हुए ये गिरती है। अब इंडस जो रिवर सिस्टम है उसकी 5 महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो आपको हमेशा ध्यान पर रखनी चाहिए। 5 महत्वपूर्ण नदियां। पंजाब क्यों कहते हैं ये आपको पता ही होगा। पंजाब का मतलब होता है, आब का मतलब होता है पानी, और पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों के पानी का क्षेत्र, उसी को पंजाब कहते हैं, इसी से पंजाब नाम पड़ा। तो 5 नदियां कौन कौन सी हैं? देखिए झेलम जो कि निकलती है कहां से? वेरीनाग स्प्रिंग से। वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, पहले नॉर्थ जाती है और उसके बाद फिर इस तरीके से आके चिनाब में मिल जाती है। चिनाब कहां से निकलती है? चिनाब निकलती है बारालाचाला पास से। ठीक है, देखिए यहां से बारालाचाला पास से निकलती है चिनाब। रावी और ब्यास ये दोनों निकलते हैं रोहतांग पास से। ठीक है, रावी जाकर मिलती है चिनाब में, पाकिस्तान वाले इलाके में। ब्यास
मिलती है सतलज में, और सतलज भी निकलती है मानसरोवर लेक के पास से। ठीक, तो 5 नदियां कौन कौन सी हो गई इंडस के बाद? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, झेलम, चिनाब, बीच में है रावी, ब्यास और सतलज, यही इनका सीक्वेंस है। इनमें से सिर्फ एक नदी है ब्यास, जो रोहतांग पास से निकलती है, इंडिया में ही पंजाब में जाकर सतलज में मिल जाती है, और जब ये मिल जाती है तो यहीं पर बना है हरिके बराज। हरिके बराज। ठीक है, सवाल में पूछ रहा है कि सिर्फ भारत में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सिर्फ भारत में ब्यास नदी प्रवाहित होती है। जब मनाली जाएंगे तो आपको ये नदी मिलेगी। ठीक है, उसी किनारे किनारे होटल में आप रुकेंगे। चलिए, लगातार बारिश के बाद महानदी में बाढ़ के कारण ओडिशा के 10 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। ओडिशा सरकार ने जीरो कैजुअलिटी पॉलिसी के तहत राहत और बचाव की बात कही, और ये बाढ़ बहुत ही जबरदस्त थी। ये गाड़ियां देख रहे हैं जो आप फंसी हुई हैं, इतनी जबरदस्त बाढ़ थी। चलिए देख लेते हैं महानदी का जब फ्लो की बात करते हैं तो मेजरली छत्तीसगढ़ और ओडिशा में इसका फ्लो है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास सिहावा एक जगह है, सिहावा से ये निकलती है, और सिहावा कहां पर है? रायपुर के पास है। ठीक है, ये जब ओडिशा में प्रवेश करती है तो संबलपुर के पास यहां हीराकुंड हीराकुंड डैम बना हुआ है। ठीक है, यहां पर जैसे ही एंटर करती है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो जब लेफ्ट से देखेंगे तो शिवनाथ, ठीक है, हसदेव, मांड और इब, ये सहायक नदियां हैं जो लेफ्ट साइड से इसमें शामिल होती हैं, मिल जाती हैं। राइट साइड से बात करेंगे तो जोंक, ओंग और तेलेन, ये नदियां राइट साइड से मिल जाती हैं। तो ये मेजर इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो महानदी में मिलती हैं। ठीक है, सवाल क्या बना है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्रह्मपुत्र, मापचाचुंग ग्लेशियर उद्गम पूछ रहा है, सिंधु, मानसरोवर लेक, नर्मदा, अमरकंटक श्रेणी, कृष्णा, ब्रह्मगिरी, उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4, या फिर केवल 3 और 4? देखिए, सबसे पहले सिंधु के बारे में आप जान चुके हैं कि मानसरोवर लेक से निकलती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और जैसे ही सही करेंगे, 2 किस में आ रहा है? केवल बी में, तो इसलिए केवल 2 और 3, तो इसका सही उत्तर तो बी होगा, मतलब सिंधु और नर्मदा ये बिल्कुल ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? देखिए, ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत वाले जगह से, मानसरोवर लेक के पास ही ये जो सारी नदियां हैं ये निकलती हैं, और इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग। ठीक है, यहां से सिंध निकलती है जिसको बोलते हैं मानसरोवर लेक। ठीक है, मापचाचुंग से ब्रह्मपुत्र नहीं निकलती है बल्कि घाघरा निकलती है। ठीक है, घाघरा को ही, जो लोअर घाघरा है उसको सरयू बोलते हैं इंडिया में। नर्मदा निकलती है अमरकंटक से यहां। ठीक है, और रिफ्ट वैली में बहती है। लगभग ये पूरा जो ढलान है पूरी तरह से बे ऑफ बंगाल की तरफ है, मतलब ईस्ट वार्ड ढलान है। ठीक है, रिलीफ जो है ईस्ट की तरफ है, लेकिन नर्मदा क्योंकि रिफ्ट वैली में बहती है इसलिए वेस्ट की तरफ आकर गिरती है अरब सागर में। ठीक है, और निकलती कहां से है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से ही एक और महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसका नाम है सोन। ठीक है, सोन जाकर गंगा में मिलती है। ठीक है, तो अमरकंटक से 2 नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और सोन। अब क्या पूछ रहा है? कृष्णा निकलती है महाबालेश्वर से। महाराष्ट्र।
और कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी से। ठीक है, तो क्या आंसर बना इसका कि भाई मापचाचुंग से घाघरा निकलती है, न कि ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्रा कहां से निकलती है? चेमायुंगडुंग से। और सिंधु मानसरोवर लेक से बिल्कुल ठीक है। नर्मदा अमरकंटक श्रेणी से बिल्कुल ठीक है। कृष्णा ब्रह्मगिरी से ना निकलकर निकलती है महाबालेश्वर से। और ब्रह्मगिरी से क्या निकलता है? ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी। तो इतनी 5 नदियों का, 5-6 नदियों का ध्यान पर रखिए। इसका सही उत्तर हो गया केवल 2 और 3। चलिए, हाल ही में असम सरकार ने बराक वैली में नए वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा की थी। इस अभयारण्य का नाम बराक भुवन WLS मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो बराक नदी और सोनाई नदी के बीच में है। ठीक है, बराक रिवर मणिपुर हिल्स से निकलती है। मणिपुर हिल्स, ठीक, मणिपुर हिल्स से निकलकर जब ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के पास पहुंचती है तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज इसकी हो जाती हैं कुशियारा और सूरमा। ठीक है, कुशियारा और सूरमा, यहां लिख देता हूं मैं। कुशियारा इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है, जरा देखिएगा कि क्यों चर्चा में। ठीक है, कुशियारा और सूरमा 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज इसकी बनती हैं बराक की, और बाद में ये मर्ज होते हुए यहां आकर मेघना कहलाती है। ठीक, जो मेघना बाद में पद्मा में मिल जाती है और इधर डेल्टा में होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो बराक और ब्रह्मपुत्रा, ये ब्रह्मपुत्रा का फ्लो है और यहां बराक का फ्लो है। तो बराक और ब्रह्मपुत्रा के बीच बराइल रेंज है, बराइल रेंज, जो इनको अलग करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा या से संरक्षित क्षेत्र ब्रह्मपुत्र के बेसिन में स्थित हैं? कौन कौन से हैं? मानस, काजीरंगा, होलोंग गिबोन और बराक भुवन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए, मानस, काजीरंगा, ओरांग, ठीक है, लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होलोंग गिबोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिब्रू सैखोवा, ये सब ब्रह्मपुत्र के बेसिन में आपको दिख रहे हैं। बराक भुवन जो WLS है, ये ब्रह्मपुत्र के बेसिन में नहीं होकर बराक के बेसिन में है, बराक के वैली में बहती है। तो इसलिए 1, 2, 3 इसका सही उत्तर है। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सिल्वर लाइन रेल परियोजना को राज्य सरकार द्वारा सहमति दे दी जाएगी। सिल्वर लाइन परियोजना, जिसे के रेल प्रोजेक्ट कहते हैं, के रेल प्रोजेक्ट खबरों में रहा। इसको केरल के सामाजिक संगठनों और पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध झेलना पड़ रहा था लगातार। ठीक है, इसलिए न्यूज में रहा। तो के रेल प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होगा तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक। ठीक है, यहां है कासरगोड नॉर्थ में केरला के और तिरुवनंतपुरम एकदम साउथ में। तो नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ तिरुवनंतपुरम से लेकर और ये कोस्ट के किनारे किनारे कासरगोड तक इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेशंस इसमें 11 होंगे। रेल लेंथ 530 किलोमीटर है, पूरी जो लंबाई है ट्रैक की। ये सब आपको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे जानना है कि इस रेल प्रोजेक्ट को लेकर, जिसको के रेल प्रोजेक्ट कहते हैं, इसको काफी लेकर विरोध हो रहा था। कभी अगर गाहे बगाहे कुछ पूछ ले तो पूछ लेगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित इस कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट 5 राज्यों में फैला हुआ है। अनामुदी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट को भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है? पश्चिम घाट में क्या क्या चीजें जाननी चाहिए? पश्चिम घाट ये पूरा है, वेस्टर्न घाट। ठीक है, और इसमें 6 स्टेट्स कवर होते हैं, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक। ठीक है, ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि गुजरात से लेकर केरल तक, तमिलनाडु में भी वेस्टर्न घाट है। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटका, केरल
और तमिलनाडु 6 स्टेट में फैला हुआ है, राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, अब जब नॉर्थ वाले हिस्से को देखेंगे तो यहां तक इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। ठीक है, इस बीच वाले को बोलते हैं कनारा और इसको बोलते हैं मालाबार, साउथ वाले को। ठीक है, तो बेसिकली जो ये कर्नाटक वाला हिस्सा देख रहे हैं बीच वाला, इसको बोलते हैं कनारा। कोंकण बोलते हैं गोवा से लेकर और अपर पार्ट तक, नॉर्थ तक, और यहाँ केरल से शुरू होता है और तमिलनाडु तक ये पूरा जो पोर्शन है इसको बोलते हैं मालाबार। ठीक है, बेसिकली केरल वाला जो पोर्शन है उसको मालाबार कोस्ट बोल देते हैं। ठीक, अब आपको इसमें और क्या जानना चाहिए, ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट, ये दोनों नीलगिरी के पास आकर मिल जाते हैं। ठीक है, नीलगिरी हिल्स, ये सब तो आपने पढ़ रखा होगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। नीलगिरी हिल्स के बीच के पास ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट आकर इनका कॉन्फ्लुएंस होता है, मिलते हैं, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनामुदी। ठीक है, यही सवाल में पूछा गया है आपसे, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनामुदी। तो अनामुदी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट दे रहा है 5 राज्यों में फैला हुआ है, जो कि 6 होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। अनामुदी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये बिल्कुल ठीक है, पूरे सदर्न इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है। पश्चिमी घाट को भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 2 और 3 इसमें सही हैं और पहला गलत है, केवल 2 और 3 इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अब आप आज का सवाल नोट कर लीजिए। आजकल चीता बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, क्योंकि चीता को कहाँ ले आया गया है ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आइए उस पर एक सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संरक्षित क्षेत्र राज्य, कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, रानीपुर अभयारण्य उत्तर प्रदेश, कर्माझिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार। कौन सा या से युग्म सही सुमेलित है या है? केवल 1 2, केवल 3 4, केवल 1 3, सभी 4। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और यूपीएससी वाला जो सवाल चिनाब वाला है जिसका आंसर मैंने बता ही दिया है लगभग, उसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप में से बहुत लोगों ने कमेंट में लिखा है कि इसका सेशन का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए। मुझे लग रहा है कि ये ऑलरेडी ज़्यादा है, ये इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा और छोटा होना चाहिए। उसकी वजह क्या है, मैप ऐसी चीज़ नहीं है क्लास की तरह कि आप पूरा चैप्टर वाइज पूरी तरह से पढ़ लें। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, धीरे 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 एक एक इलाका देखते हुए, कुछ सी देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि दिमाग में चीज़ें बैठती जाए। तो एक दिन सब कुछ ग्रैब करना ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि क्वेश्चंस उठा रहे हैं हम, जो उस तरीके का बना रहे हैं जो यूपीएससी सवाल पूछती है, उसका रेफरेंस भी हम दे रहे हैं, और उन सवालों के बेस पर उन इलाकों को कवर करते चल रहे हैं। जैसे आप पिछले एपिसोड में हमने ईरान और अरब पेनिनसुला के इर्द गिर्द के सारे सी देखे थे। ठीक है, वाटर बॉडीज देखे थे। अब हमने एक स्टेप आगे बढ़कर मेडिटेरेनियन सी के इर्द गिर्द जितने सी हैं उसमें शामिल उनको देख लिया है। ठीक है, स्ट्रेट्स देख लिया है। तो ये धीरे 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 चलने वाला प्रोसेस है, एक साथ सब कुछ याद नहीं होगा, ये तय है। बाद में देखेंगे आपको याद नहीं आएगा। तो सेशन को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सेशन अपने आप में इतना ठीक है। 30 मिनट मेरे ख्याल से बहुत अच्छा टाइम है, मैक्सिमम टाइम होना चाहिए 30 मिनट। मैं कोशिश करता हूँ कि 30 मिनट में आ जाए, लेकिन कई बार ये 35-37 मिनट चला जाता है, तो फिर मुझे अफसोस होता है। ठीक है, कि इसको कम करना चाहिए। कुछ लोगों के कमेंट्स हैं कि कुछ कॉन्टिनेंट वाइज या फिर सिस्टमेटिक तरीके से मैपिंग की क्लास की जाए। तो कुछ एपिसोड्स आप आगे बढ़ जाइए, एक मोटे तौर पर समझ बन जाए मेरे साथ, और आप समझने लगें चीज़ों को कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। फिर मैं कोशिश करूँगा कि कॉन्टिनेंट वाइज या फिर कंट्री वाइज भी अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है ये तो आपको लिखना ही है, ये भूलिए मत, क्योंकि आपके प्रोग्राम से मेरी टीम बहुत उत्साहित रहती है, आपके कमेंट्स से।
और उन्हीं कमेंट से कई बार फीडबैक मिल जाता है, कई बार गलतियां पकड़ में आ जाती हैं। तो कमेंट्स करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगाकर तैयारी कीजिए। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। एक और ज़रूरी बात जो मुझे बोलना था यहाँ, कि इसका पीडीएफ देना शुरू कर चुके हैं हम लोग। और पीडीएफ कहाँ पर दिया जा रहा है? अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यहाँ डिस्प्ले भी हो रहा होगा अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल, इस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और इसी तरीके से मिलते रहेगी। तो फिलहाल के लिए शुक्रिया, ख्याल रखिए, बाय बाय।